क्या आपने कभी सोचा है कि पान और नारियल जैसी आम चीजें जो हमारे लिए इतनी कॉमन हैं, वो किसी बाहर से आए हुए ट्रैवलर के लिए रिमार्केबल यानी कि अजीब और अनोखी हो सकती हैं? इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो आज हमारा चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। हम समझेंगे कि 10th से 17th सेंचुरी के बीच जब अलग अलग देशों से लोग इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ की सोसाइटी को कैसे देखा, क्या समझा और अपने अकाउंट्स में क्या लिखा। बेसिकली हर ट्रैवलर का देखने का एक अलग चश्मा था, एक अलग नजरिया था। देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले 3 मेजर ट्रैवलर्स को समझेंगे: अल बिरूनी द स्कॉलर, इब्न बतूता द एक्सप्लोरर और बर्नियर द क्रिटिक। उसके बाद हम इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम आंसर्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एक क्विक रिकैप और टाइमलाइन से इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल बिरूनी से। इनका जो चश्मा था वो एक स्कॉलर का, एक विद्वान का था। वो इंडिया को घूम फिर कर एक्सपीरियंस करने से ज़्यादा यहाँ के ग्रंथों और किताबों के थ्रू समझना चाहते थे। तो अल बिरूनी द कौन? वो 973 में आज के उज़्बेकिस्तान के ख़वारिज़्म में पैदा हुए थे। सुल्तान महमूद के साथ वो एक बंदी यानी हॉस्टेज बनकर गज़नी आए, पर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी लैंग्वेजेस पर कमांड: अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और सबसे इम्पॉर्टेंट संस्कृत। उन्होंने कई साल यहाँ ब्राह्मणा पुरोहितों और विद्वानों के साथ बिताए और अपनी फेमस किताब किताबुल हिंद लिखी। अब ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका लिखने का स्टाइल बिल्कुल यूनिक था, एकदम प्रिसाइज, जैसे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो। हर चैप्टर एक सवाल से शुरू होता था, फिर वो संस्कृत ग्रंथों के बेसिस पर उसका डिस्क्रिप्शन देते थे और आखिर में उसे दूसरे कल्चर्स के साथ कंपेयर करते थे। एक बहुत ही सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। उनकी जो किताब है किताबुल हिंद, वो सिंपल अरबिक में लिखी गई एक काफ़ी बड़ी बुक थी। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स थे और इसने इंडिया के लगभग हर एस्पेक्ट को कवर किया: रिलीजन, फिलॉसफी, रिवाज, सोशल लाइफ, कानून, यहाँ तक कि नापतोल यानी मेट्रोलॉजी को भी। आप इसे उस टाइम की एक एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं। और उन्होंने अपनी किताब लिखने का मकसद बिल्कुल साफ साफ बताया था। उनका कहना था कि ये किताब उन लोगों के लिए एक हेल्प है जो हिंदूज के साथ रिलीजियस टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहते हैं, और उनके लिए इन्फॉर्मेशन का एक खजाना है जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब उनका गोल सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं बल्कि समझना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैवलर इब्न बतूता पर। इनका चश्मा अल बिरूनी से एकदम अलग था। ये एक एक्सप्लोरर थे, एक एडवेंचरर, जिनको नई और अनोखी चीजें देखने का, उन्हें अनुभव करने का शौक था। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में मोरक्को से आए थे और उनके लिए किताबों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था पर्सनल एक्सपीरियंस। जहां अल बिरूनी किताबों में सच ढूंढ रहे थे, वहीं इब्न बतूता का मानना था कि असली ज्ञान तो दुनिया को अपनी आंखों से देखकर ही मिलता है। और उनकी ट्रैवल्स का स्केल तो देखिए। नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, लगभग पूरी इस्लामिक दुनिया घूमकर वो 14th सेंचुरी में दिल्ली पहुंचे थे। उन्हें ट्रैवल करने का जुनून था, एक ऐसी प्यास थी जो कभी बुझती नहीं थी। लेकिन उस जमाने में ट्रैवल करना बिल्कुल आसान नहीं था। ये पेंटिंग उस दौर के एक बहुत बड़े खतरे को दिखाती है: रॉबर्स यानी लुटेरे। लोग ग्रुप्स में, काफिलों में चलते थे, फिर भी लंबे सफर पर लुटेरों का हमला एक आम बात थी। इब्न बतूता को खुद कई बार ऐसी डेंजरस सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। और इस एडवेंचर के पीछे एक ह्यूमन साइड भी था। जब वो ट्यूनिस पहुंचे तो उन्होंने लिखा कि अकेलेपन के कारण उनका दिल इतना दुखी हुआ कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोए। तो इससे पता चलता है कि इतने बड़े ट्रैवलर भी कभी कभी होम सिक और लोनली फील करते थे। तो आखिर इंडिया में आकर उन्हें क्या चीजें अजीब लगीं? वही जो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे कि नारियल, जिसे उन्होंने इंसान के सर जैसा बताया, या फिर पान, जो उनके लिए एक बहुत ही अनयूजुअल चीज थी। उन्हें इंडिया के शहर अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए लगे और यहाँ का पोस्टल सिस्टम यानी कुलूग उन्हें बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट लगा। और अब आते हैं हमारे तीसरे ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर। इनके आने से डिस्कशन में एक बिल्कुल नया मोड़ आ जाएगा। इनका नजरिया ना तो स्कॉलर का था ना एक्सप्लोरर का, ये एक क्रिटिक थे, एक आलोचक। बर्नियर 17th सेंचुरी में फ्रांस से आए थे। वो एक डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे और उनका मेन काम था कंपैरिजन। वो जो कुछ भी मुगल इंडिया में देखते थे उसकी तुलना यूरोप से, खासकर फ्रांस से करते थे, और उनका कंपैरिजन अक्सर इंडिया के लिए नेगेटिव होता था। अब देखिए, ये उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था और उनके पूरे अकाउंट का बेस भी।
उनके मुताबिक मुगल इंडिया में सारी ज़मीन का मालिक बादशाह था, यानी क्राउन ओनरशिप, और इसकी वजह से ज़मीन बर्बाद हो रही थी। जबकि यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम था, जिसकी वजह से वहाँ प्रॉस्पेरिटी और इम्प्रूवमेंट थी। और इस कोट से उनकी क्रिटिसिज्म की इंटेंसिटी का पता चलता है। उन्होंने यूरोपियन राजाओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मुगल मॉडल फॉलो किया तो वो रेगिस्तानों और वीरानों के भिखारियों और बार्बरों के राजा बनकर रह जाएंगे। मतलब उनका मकसद सिर्फ लिखना नहीं बल्कि यूरोपियन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना भी था। बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को भी दो एक्सट्रीम्स में देखा। उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि इंडिया में कोई मिडिल स्टेट नहीं है, यानी यहाँ या तो बहुत ही ज्यादा अमीर रूलिंग क्लास है या फिर बेहद गरीब लोग। उनके हिसाब से कोई मिडिल क्लास था ही नहीं। तो चलिए अब सीधे एग्जाम के पर्सपेक्टिव पर आते हैं और इन तीनों ट्रैवलर्स को कंपेयर करते हैं। हाई मार्क क्वेश्चंस में अक्सर इनका कंपैरेटिव एनालिसिस ही पूछा जाता है, सो पे क्लोज अटेंशन। ये टेबल आपके 5 मार्कर आंसर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड अलग है, 11th, 14th और 17th सेंचुरी। ओरिजिन अलग है, उज़्बेकिस्तान, मोरक्को, फ्रांस। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका ऑब्जेक्टिव यानी मकसद अलग है। अल बिरूनी का टेक्स्ट को समझना, इब्न बतूता का अनोखी चीजों को एक्सप्लोर करना और बर्नियर का यूरोप से कंपेयर करना, इनके राइटिंग स्टाइल और इंडिया को देखने के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं सारे मेन पॉइंट्स का और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इससे कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं। सबसे पहले 11th सेंचुरी में अल बिरूनी, उसके काफ़ी बाद 14th सेंचुरी में इब्न बतूता और फिर 17th सेंचुरी में बर्नियर। बीच में अब्दुल रज़ाक जैसे और भी ट्रैवलर्स आए, बट हमारे फोकस ये 3 हैं। इनका सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हर ट्रैवलर एक जगह को अपने चश्मे या लेंस से देखता है। अल बिरूनी स्कॉलर के लेंस से, इब्न बतूता एक्सप्लोरर के लेंस से और बर्नियर एक क्रिटिक के यूरोपियन लेंस से। इसलिए इनके अकाउंट्स वैल्यूएबल तो हैं, पर हमें उन्हें हमेशा क्रिटिकली पढ़ना चाहिए, उनके बैकग्राउंड और बायसेस को समझते हुए। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सोचिएगा ज़रूर, इन तीनों ट्रैवलर्स में से किसका अकाउंट आपको उस टाइम की इंडियन सोसाइटी की सबसे रियल तस्वीर देता है? क्या वो अल बिरूनी की किताबी समझ है, इब्न बतूता का हैरत भरा अनुभव, या फिर बर्नियर का क्रिटिकल कंपैरिजन? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने थॉट्स को पॉइंट्स में स्ट्रक्चर करने की कोशिश कीजिए। यह आपके आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक तरफ थे ब्राह्मणिकल रूल्स जो काफी स्ट्रिक्ट और ग्रंथों पर बेस्ड थे, और दूसरी तरफ थी आम इंसान की डिवोशन जो किसी किताब की नहीं, सीधे दिल से निकलती थी। और इन्हीं दो दुनियाओं के टकराव और मिलन की कहानी है ये चैप्टर। इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इवेंट्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। हम ट्रैवल करने वाले हैं लगभग 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, यानी सोचिए पूरे 1000 साल की हिस्ट्री। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है, इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये है हमारी आज की भक्ति यात्रा का रोड मैप। हम शुरू करेंगे भक्ति के फाउंडेशन से, फिर देखेंगे साउथ इंडिया में इसकी लहर कैसे उठी, फिर कर्नाटका में हुए सोशल रेवोल्यूशन को समझेंगे, उसके बाद सूफिज्म के इन्फ्लुएंस को जानेंगे, और फिर देखेंगे नॉर्थ इंडिया में इन सब का संगम कैसे हुआ। और हाँ, एंड में सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए सब कुछ रिवाइज करेंगे। ओके, तो सेक्शन 1, भक्ति का फाउंडेशन। देखिए, किसी भी मूवमेंट को समझने के लिए ना पहले उस सोसाइटी को समझना जरूरी है जहां से वो मूवमेंट निकला। भक्ति अचानक से नहीं आई, इसके पीछे एक पूरा सोशल कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। इसे नोट डाउन कर लो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट ट्रेडिशंस का मतलब है प्रीस्ट्स और राजाओं के बड़े बड़े रिचुअल्स जो ग्रंथों पर बेस्ड थे, और लिटिल ट्रेडिशंस का मतलब है आम लोगों के, किसानों के लोकल कस्टम्स और बिलीव्स। अब क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये दोनों ट्रेडिशंस एकदम अलग थलग नहीं थे, इनके बीच कांस्टेंट इंटरैक्शन चलता रहता था, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे। तो ये इंटरैक्शन होता कैसे था? ऐसे इमेजिन करो जैसे 2 नदियां मिल रही हैं। पहली नदी थी ब्राह्मणिकल आइडियाज की। ब्राह्मणाज ने पुराणाज जैसी कहानियों को सिंपल संस्कृत में लिखकर आम लोगों तक, यहाँ तक कि विमेन और शूद्रास तक पहुंचाया, जिनके लिए वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था। और दूसरी नदी थी आम लोगों के बिलीव्स की।
ब्राह्मणास ने इन लोकल बिलीव्स को एक्सेप्ट किया और उन्हें अपने सिस्टम में जगह दी। जैसे किसी गांव की देवी को विष्णु या शिवा जैसे बड़े देवता की पत्नी का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से एक हाई कल्चर और एक लोकल कल्चर आपस में इंटीग्रेट हो रहे थे। चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं सीधा साउथ इंडिया से, स्पेसिफिकली तमिलनाडु, जहां से भक्ति मूवमेंट की एक जबरदस्त लहर उठी। यही इसका एपिसेंटर था। यहाँ 2 मेजर ग्रुप्स सामने आए। एक थे अल्वार्स जो विष्णु के डिवोटीज थे और दूसरे थे नयनार्स जो शिवा के डिवोटीज थे। ये इनका फंडामेंटल डिफरेंस था, लेकिन इनकी कॉमनैलिटी क्या थी? ये दोनों ही पोएट सेंट्स थे जो गांव-गांव घूमकर अपनी लोकल लैंग्वेज यानी तमिल में डिवोशन का मैसेज फैला रहे थे। ये कोई कॉम्प्लेक्स संस्कृत में नहीं, बल्कि आम आदमी की भाषा में दिल से बात कर रहे थे। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। नो, इट वॉज अ पावरफुल सोशल प्रोटेस्ट। इन सेंट्स में ब्राह्मणास भी थे, आर्टिजन्स और किसान भी थे, और कुछ तो उन कास्ट से भी आते थे जिन्हें अनटचेबल माना जाता था। सोचो ये उस टाइम के लिए कितनी बड़ी, कितनी रेवोल्यूशनरी बात थी। इन लोगों ने इतने पावरफुल हिम्स क्रिएट किए कि उनके कॉम्पोजिशंस को तमिल वेदा तक कहा जाने लगा। उन्हें वेदास के बराबर इंपॉर्टेंट माना गया। एंड दिस राइट हियर वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। और इस मूवमेंट में सिर्फ मर्द नहीं थे, विमेन सेंट्स ने तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को डायरेक्टली चैलेंज किया। एक ऐसी ही पावरफुल वॉइस थी कराइकल अम्मैयार की, जो शिवा की डिवोटी थी। वो खुद को डिस्क्राइब करते हुए कहती हैं, एक फीमेल पेया यानी डीमन, जिसकी नसें उभरी हुई हैं, जिसके 2 दांत बाहर निकले हैं, जो अलंकातु के जंगल में भटकती है। यही है कराइकल अम्मैयार, हमारी माँ। और ये देखिए उनकी इमेज। उन्होंने सुंदरता, शादी, सोशल ऑब्लिगेशन सब कुछ त्याग दिया एक एक्सट्रीम एस्थेटिक का पाथ चुनकर। उनका ये रूप, उनका ये डिसीजन उस टाइम के सोसाइटल नॉर्म्स पर एक सीधा प्रहार था। उनका होना ही अपने आप में एक चैलेंज था। चलिए अब भक्ति की इस नदी के साथ थोड़ा नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटका में। यहाँ आकर ये डिवोशन की धारा और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो जाती है। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि वीराशैव मूवमेंट इसका एक परफेक्ट जवाब है। ये सिर्फ डिवोशन नहीं था, ये एक कंप्लीट सोशल रेवोल्यूशन था। सो इस मूवमेंट को, जिसे वीराशैविज्म कहते हैं, उसे लीड किया बसवन्ना ने, और उनके फॉलोअर्स को लिंगायत्स कहते हैं। अब इनके रिफॉर्म्स देखिए, दीज आर एब्सोल्यूट की पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम आंसर। उन्होंने कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल पोल्यूशन के आइडिया को सीधा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रीबर्थ की थियोरी पर सवाल उठाए, धर्मशास्त्रों में लिखे क्रीमेशन जैसे रिचुअल्स को रिजेक्ट किया और अपने डेड को दफनाने लगे। और सबसे रेडिकल, उन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडो रीमैरिज को इनकरेज किया। ये सब उस टाइम के धर्मशास्त्र के बिल्कुल अगेंस्ट था। अब तक हम भक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन 13th सेंचुरी आते आते दिल्ली सल्तनत के आने के साथ एक नया स्पिरिचुअल आइडिया, इस्लाम का एक मिस्टिक रूप इंडिया में एंटर हुआ। इस नई खुशबू का नाम था सूफिज्म। सूफीज का लोगों से कनेक्ट करने का तरीका ही अलग था। उन्होंने लोकल कल्चर को एम्ब्रेस किया। वो हिंदवी यानी आम लोगों की भाषा में बात करते थे। बाबा फरीद जैसे सूफीज ने लोकल पंजाबी में वर्सेस लिखे जो आज गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा है। उन्होंने डिवाइन लव को समझाने के लिए इंसानी प्रेम कहानियों का सहारा लिया, जिन्हें मसनवी कहते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। डेक्कन में तो उन्होंने दाखनी भाषा में लोरियां और शादी के गीत तक लिख दिए। और हाँ, उन्होंने लोकल भक्ति ट्रेडिशन से भी बहुत इंस्पिरेशन ली। ऑलराइट, अब हम अपनी यात्रा के फाइनल स्टेज पर हैं, नॉर्थ इंडिया। यहाँ आकर साउथ की भक्ति, कर्नाटका का रेवोल्यूशन और सेंट्रल एशिया से आया सूफिज्म, ये सारी धाराएं आपस में मिल जाती हैं। एक खूबसूरत संगम होता है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये मनिका वाचिकार की है, एक नयानार सेंट। ये उस पुरानी भक्ति ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो अब सूफिज्म और दूसरे नए विचारों के साथ इंटरैक्ट कर रही थी। नॉर्थ इंडिया इस दौर में एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन गया था, जहां अलग अलग आइडियाज आपस में मिल रहे थे। और इस संगम का, इस सिंथेसिस का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? ऑफ कोर्स कबीर दास जी। उनकी टीचिंग्स में आपको भक्ति का रस भी मिलेगा, सूफिज्म का इश्क भी, और सोसाइटी पर एक तीखा वार भी। वो किसी एक ट्रेडिशन से बंधे नहीं थे। उन्होंने सबसे बेहतरीन आइडियाज लिए और उन्हें आम आदमी की भाषा में पेश किया। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा एग्जाम मोड में आते हैं, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद इस इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में, एक आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है, दैट्स द रियल डील, राइट?
मान लीजिए आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति सेंट्स ने कास्ट सिस्टम को कैसे क्रिटिक किया, तो आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। स्टेप 1, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो कि भक्ति मूवमेंट्स ने सोशल हायरार्की को चैलेंज किया। स्टेप 2, पॉइंट 1, साउथ इंडिया का एग्जाम्पल दो, अलवर्स और नायनार्स का, जिन्होंने अनटचेबल कास्ट के सेंट्स को भी इंक्लूड किया। स्टेप 3, पॉइंट 2, कर्नाटका का एग्जाम्पल दो, बसवन्ना के वीराशेवास का, जिन्होंने डायरेक्टली कास्ट और पोल्यूशन को रिजेक्ट किया। एंड फाइनली स्टेप 4, एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दो कि भक्ति ने आम आदमी को सोशल क्रिटिक के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। दैट्स इट, अ सिंपल स्ट्रक्चर्ड आंसर फॉर फुल मार्क्स। स्टूडेंट्स अक्सर टाइमलाइंस में गलती करते हैं, इसलिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इससे आपको क्रोनोलॉजिकल फ्लो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले तमिलनाडु में नयनार्स, फिर 12th सेंचुरी में कर्नाटका में बसवन्ना, 13th सेंचुरी में सूफिज्म का आगमन और 15th सेंचुरी में इन सबका सिंथेसिस कबीर के रूप में। सीक्वेंस याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारी भक्ति सूफी ट्रेडिशंस की यात्रा। लेकिन एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। इतनी सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी कबीर के दोहे और बाबा फरीद की बाणी हमें इतना इंस्पायर क्यों करती है? कैसे उनकी बातें आज भी मजहब और जात से ऊपर उठकर हम सबको आपस में जोड़ती हैं? सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज एक ऐसी शानदार एम्पायर की कहानी में चलते हैं जिसके नाम में ही जीत है। We're talking about विजयनगर, जिसका मतलब है द सिटी ऑफ विक्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा शहर, एक थ्राइविंग एम्पायर, बस वक्त के साथ गायब कैसे हो सकती है? इमेजिन करो, एक जगह जहां के बाजारों में हीरे मोती ऐसे बिकते थे जैसे आज सब्जी बिकती है। वो जगह अचानक से एकदम खामोश खंडर कैसे बन गई? इसी पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं। विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो आपको स्क्रीन पर पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ टूटे फूटे खंडर नहीं है। इनकी दीवारों में एक पूरी ग्रैंड एम्पायर की कहानी छुपी है। हम बात कर रहे हैं विजयनगरा की, जिसका मतलब ही होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। और आज इन्हीं खामोश रुइंस को हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम हम्पी की स्टोरी से शुरू करेंगे, उसकी डिस्कवरी, उसके रूलर्स, फिर सिटी लाइफ, कुछ की टर्म्स और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं। पूरा चैप्टर मास्टर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, हम्पी, अ लॉस्ट एम्पायर स्टोरी। ये एक ऐसे एम्पायर की कहानी है जो तबाह तो हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में, उनकी यादों में हमेशा जिंदा रही। तो विजयनगरा एम्पायर अपने फुल ग्लोरी में थी 14 से लेकर 16 सेंचुरी तक। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बट फिर 1565 में एक क्रूशल बैटल के बाद इस शहर को पूरी तरह से लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया और लोग इसे छोड़कर चले गए। कैन यू इमेजिन, एक जीता जागता बसलिंग कैपिटल शहर एकदम वीरान। सो एक इंटरेस्टिंग सवाल, ये हम्पी नाम आया कहां से? वेल, ये वहां की लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी के नाम से निकला है। सो पंपा देवी से हम्पी। देखा, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और बैटल्स नहीं है, इट्स डीपली कनेक्टेड टू पीपल्स बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। अब स्टोरी में एक डिटेक्टिव की एंट्री होने वाली है, क्योंकि सवाल यह है कि इतना बड़ा शहर जो गायब हो गया था, आखिर उसे ढूंढा किसने? हाउ डिड इट कम बैक इनटू द लाइमलाइट? और ये हैं हमारे हीरो, हमारे हिस्टोरिकल डिटेक्टिव कर्नल कॉलिन मैकेंजी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर और सर्वेयर थे। साल था 1800 जब उन्होंने इन रून्स को ऑफिशियली दुनिया के सामने लाया। इट वॉज हिज क्यूरियोसिटी जिसने हम्पी की पूरी कहानी को हिस्ट्री के पन्नों में वापस जिंदा कर दिया। तो मैकेंजी ने आखिर किया क्या? उनका मेथड क्या था? इट वॉज ब्रिलियंट एक्चुअली। स्टेप 1, उन्होंने साइट का पहला प्रॉपर सर्वे मैप तैयार किया। स्टेप 2, वो लोकल टेम्पल्स के प्रीस्ट के पास गए और उनसे सदियों से चली आ रही कहानियां, ओरल ट्रेडिशंस को कलेक्ट किया। स्टेप 3, मंदिरों की दीवारों पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे थे उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें स्टडी करना शुरू किया। एंड फाइनली स्टेप 4, उन्होंने इन सारी फाइंडिंग्स को फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के साथ क्रॉस चेक किया। सो इट वाज लाइक अ प्रॉपर फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन। चलो अब टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलते हैं, उस टाइम जब ये एम्पायर इन इट्स फुल ग्लोरी था। लेट्स टॉक अबाउट द की प्लेयर्स, द रूलर्स, द राइवल्स, द होल पॉलिटिकल ड्रामा। और ये नाम, ये आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। इस एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी दो भाइयों ने, हरिहरा और बुक्का, और साल था 1336। ये फैक्ट एकदम याद कर लो।
अब इस स्लाइड से उस टाइम का पूरा पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन समझते हैं। देखो, सेंटर में थे विजयनगरा किंग्स, जिन्हें रियाज कहा जाता था। उनके राइवल्स कौन थे? नॉर्थ में डेक्कन सुल्तान्स और ईस्ट में उड़ीसा के गजपति रूलर्स। और इन सब के बीच कांस्टेंट कंपटीशन था। किस चीज़ के लिए? फर्टाइल रिवर वैलीज और ट्रेड रूट्स के लिए। और स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। एम्पायर के अंदर ही पावरफुल मिलिट्री चीफ्स थे, जिन्हें कहते थे नायकास। तो बेसिकली बाहर भी दुश्मन, अंदर भी पावर स्ट्रगल। इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। राइट, अब चलते हैं इस मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी के एक वर्चुअल टूर पर। लेट्स सी कि वहां लाइफ कैसी थी, वहां का आर्किटेक्चर कैसा था। जस्ट लिसन टू दिस। एक पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाएज उस टाइम विजयनगर आए थे, और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, इस गली में बहुत से सौदागर रहते हैं और यहां तुम्हें हर तरह के रूबीज, डायमंड्स, एमरल्ड्स और पर्ल्स मिलेंगे। जस्ट इमेजिन दैट। ये कोट हमें एक छोटी सी झलक देता है कि वो शहर कितना रिच, कितना वाइब्रेंट और कैसा कमर्शियल हब था। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये हैं गोपुरम्स। बेसिकली टेम्पल्स के एंट्रेंस पर बनाए गए मैग्निफिसेंट, मैसिव, रॉयल गेटवेज। और ये सिर्फ दरवाजे नहीं थे, नो, ये रूलर की पावर, उनकी वेल्थ और उनके प्रेस्टीज का एक स्टेटमेंट थे। द बिगर द गोपुरम, द मोर पावरफुल द किंग। रॉयल सेंटर के बिल्कुल बीच में एक और जबरदस्त स्ट्रक्चर था, द महानावामी दिब्बा। सोचकर देखो, एक बहुत ही बड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, जहां महानावामी फेस्टिवल के टाइम राजा बैठकर आर्मी की परेड्स, रेसलिंग मैचेस और दूसरे रिचुअल्स देखते थे। तो द की टेक अवे इज, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, ये रॉयल पावर को डिस्प्ले करने का एक स्टेज था, एक सेंटर फॉर पब्लिक सेलिब्रेशंस एंड अथॉरिटी। ऑलराइट, चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये सेक्शन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। विल लॉक डाउन द की डेट्स एंड की टर्म्स वंस एंड फॉर ऑल। तो हम्पी की रीडिस्कवरी की कहानी टाइमलाइन में कैसी देखती है? देखो, 1800 में कर्नल मैकेंजी ने साइट विजिट की। फिर लगभग 56 साल बाद 1856 में इसके पहले डिटेल फोटोग्राफ्स लिए गए। 1902 में कंजर्वेशन का काम शुरू हुआ और फिर एक बहुत बड़ा मोमेंट आया 1986 में, जब यूनेस्को ने हम्पी को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। ये पूरा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दो टर्म्स जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, रियाज और नायकाज। सिंपल है, रियाज द रूलर्स, द किंग्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, और नायकाज वो पावरफुल मिलिट्री चीफ्स थे जिनके पास अपने किले और अपनी सेना होती थी। बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम में 1 मार्क का फर्क डाल सकता है। तो हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर। इस नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करें? लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम रेडी आंसर राइटिंग। सो लेट्स से आपके एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, विजयनगरा की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या सोर्सेज हैं? तो आपका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिंपल, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो। पॉइंट 1 आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, पॉइंट 2 इंस्क्रिप्शंस, पॉइंट 3 ओरल ट्रेडिशंस और पॉइंट 4 फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स। और हाँ, एंड में एक सॉलिड कंक्लूजन लिखना मत भूलना। फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड यूल गेट फुल मार्क्स। तो ठीक है, हमने राजाओं की बात की, लड़ाइयों की बात की, बड़े बड़े महल और मंदिरों की बात की। पर इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल, ये जो मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स हैं, इनको बनाने वाले आम लोग, वो मजदूर, वो स्टोन कटर्स, वो स्कल्प्टर्स, उनके मन में क्या चलता होगा? उनकी कहानियां हिस्ट्री की किताबों में कहाँ है? इसके बारे में जरूर सोचना। सोचो, एक तरफ है मुगल इंडिया की 85% आबादी, जो सुबह से शाम धूप में, बारिश में अपनी जमीन पर मेहनत कर रही है, और फिर दूसरी तरफ है एक पावरफुल मुगल स्टेट, जिसका सबसे बड़ा फोकस है इन्हीं लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना, कभी कोऑपरेशन का, कभी कंपटीशन का और कभी कभी सीधा कॉन्फ्लिक्ट का, वही इस पूरे अग्रेरियन एम्पायर की यानी मुगल इंडिया की असली कहानी है। इस पर्सपेक्टिव के साथ वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम हिस्ट्री को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट को कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके पीछे के कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। देखो, किसी भी एम्पायर की जो ताकत होती है वो उसकी नींव में होती है, उसके फाउंडेशन में। और मुगल इंडिया के लिए ये फाउंडेशन उनके बड़े बड़े शहर नहीं, बल्कि उनके लाखों गांव थे। तो इस एम्पायर को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जमीन और उस पर काम करने वाले लोगों को समझना होगा। 85%, ये नंबर दिमाग में बैठा लो। 16th और 17th सेंचुरी में इंडिया की इतनी बड़ी आबादी गांव में रहती थी। इसका मतलब साफ है, एम्पायर का जो रियल इंजन था, उसकी इकोनॉमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो शहर नहीं,
बल्कि रूरल इंडिया था। यही लोग उस पूरे सोसाइटल पिरामिड का बेस थे जिसके ऊपर मुगल शानो शौकत टिकी हुई थी। ये जो 17th सेंचुरी की पेंटिंग आप देख रहे हो, ये उस दौर में एक खिड़की की तरह है। हम साफ देख सकते हैं कि लोग खेती के काम में लगे हैं और यही काम मुगल इकोनॉमी का असल इंजन था। स्टेट की सारी कमाई, पूरा रेवेन्यू इसी पे डिपेंड करता था। और हाँ, ये फसलें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थीं, बल्कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स बन चुकी थीं जिन्होंने दूर दराज के गांवों को भी ट्रेड, मनी और मार्केट्स की दुनिया से जोड़ दिया था। तो चलिए उस पिरामिड के बेस को, यानी किसानों को, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन्हीं लोगों के श्रम से, इन्हीं के पसीने से पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी चलती थी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या सभी किसान एक जैसे थे? ओके, अब एग्जाम्स के लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडो पर्शियन सोर्सेज में, यानी जो डॉक्यूमेंट्स मुगल कोर्ट में यूज होते थे, वहाँ किसान के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते थे, जैसे कि रैयत, जिसका प्लूरल होता है रियाया, फिर मुजारियन, किसान या असामी। इन सब का मतलब मोरलेस पेजेंट ही है। तो आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। मोटे तौर पर दो तरह के किसान थे। पहले थे खुद काश्ता। ये वो किसान थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी। उनके पास अपनी जमीन पर इनहेरिटेड राइट्स होते थे, यानी उनके बाद उनके बच्चों को मिलती थी। दूसरे थे पाही कश्ता। ये नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे, मतलब रहते कहीं और थे लेकिन खेती करने कॉन्ट्रैक्ट पर किसी और गांव में जाते थे। अब लोग ऐसा क्यों करते थे? या तो अपनी मर्जी से, क्योंकि शायद कहीं दूर बेहतर रेवेन्यू टर्म्स मिल रहे हों, या फिर मजबूरी में, जैसे फैमिन या आर्थिक तंगी के कारण अपना गांव छोड़ना पड़ा हो। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसानों की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। एक बहुत बड़ा ग्रुप था मजदूर का, यानी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और ये दूसरों के खेतों में मीनियल काम करते थे। अक्सर इनकी सोशल स्टेटस उनकी कास्ट से जुड़ी होती थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसके शैडोज हम आज भी मॉडर्न इंडिया में देख सकते हैं। चलिए, आप पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं, मिडिल लेयर पर, जहां आती है मुगल स्टेट। अब स्टेट का गांव और खेती से डायरेक्ट लेना देना था। क्यों? सिंपल, क्योंकि उनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था लैंड रेवेन्यू, यानी जमीन पर लगने वाला टैक्स। ये कोड ऐने अकबरी से लिया गया है और इससे हमें स्टेट की पॉलिसी में डायरेक्ट झांकने का मौका मिलता है। इसमें अमिल गुजार, यानी रेवेन्यू कलेक्टर, को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि भाई टैक्स सिर्फ कैश में ही मत लो, बल्कि इन काइंड, यानी फसल के रूप में भी कलेक्ट करो। ये एक हाईली प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल सिस्टम को दिखाता है जो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अडैप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो आखिर ये रेवेन्यू असेस कैसे होता था? इसके भी अलग अलग मेथड्स थे जो हमें आईने अकबरी में मिलते हैं। पहला था कनकुट। इसमें खड़ी फसल को देखकर एक अंदाजा लगाया जाता था कि इससे कितना ग्रेन या कन निकलेगा। दूसरा था बताई या भाओली, जिसमें फसल काटने के बाद सबके सामने उसका बंटवारा होता था। इसके भी आगे टाइप्स थे, जैसे खेत बटाई, जिसमें बोए हुए खेत को ही डिवाइड कर दिया, और लंग बटाई, जिसमें अनाज के ढेर बनाकर उन्हें बांटा जाता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही सिस्टम को इतना इफेक्टिव बनाती थी। अब तक हमने गांव और स्टेट की बात की है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मुग़ल इंडिया का गांव कोई आइसोलेटेड आइलैंड नहीं था। वो शहरों से और पूरी दुनिया के ट्रेड नेटवर्क से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। और इस कनेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक था श्रॉफ। फेमस फ्रेंच ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट एवेनियर ने लिखा कि इंडिया में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां एक मनी चेंजर यानी श्रॉफ न हो। ये श्रॉफ एक बैंकर का काम करते थे। रेवेन्यू को कैश में बदलना, उसको आगे भेजना, ये सब इन्हीं का काम था। उनकी वजह से गांव की इकोनॉमी मोनेटाइज हुई, यानी कैश का इस्तेमाल बढ़ गया। और जब हम कैश की बात करते हैं तो हमें सिल्वर की बात करनी ही पड़ेगी। ये देखिए, औरंगजेब के दौर का एक चांदी का रुपया। 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप और एशिया का साथ ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ा कि इंडिया में सिल्वर का एक मैसिव इन्फ्लक्स हुआ, एक बाढ़ सी आ गई। ये सिर्फ सिक्कों की बात नहीं थी दोस्तों, ये इस बात का सबूत था कि इंडिया का एक छोटा सा गांव भी पहली बार एक ग्लोबल इकोनॉमिक मशीन का हिस्सा बन रहा था। ये कोट इस पूरी बात को एक ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर करता है। इटालियन ट्रैवलर जोवानी करेरी ने 1690 के आसपास लिखा कि दुनिया भर में जितना भी सोना चांदी सर्कुलेट होता है वो आखिर में यहीं इंडिया में आकर जमा हो जाता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट अ स्टेटमेंट। ये एक रियल वाह मोमेंट है जो हमें उस दौर की ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन का एहसास दिलाता है। लेकिन ये सारी जानकारी, ये सारी डिटेल्स हम तक आखिर पहुंची कैसे? हमारे पास इस दौर को देखने के लिए हिस्ट्री की आंख क्या है? वेल,
हमारा प्राइमरी सोर्स है N.A. अकबरी, जो अपने समय के हिसाब से एक बेमिसाल, एक मास्टर क्लास डॉक्यूमेंट है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं अबुल फजल को, जो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे। वो एम्परर अकबर को अकबरनामा प्रेजेंट कर रहे हैं। अबुल फजल ने ही अकबर के ऑर्डर पर आइन-ई-अकबरी को लिखा था। एक्चुअली ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट अकबरनामा का हिस्सा थी। अकबरनामा में टोटल 3 बुक्स हैं और आइन-ई-अकबरी उसकी तीसरी बुक है। आइन-ए-अकबरी खुद 5 दफ्तर्स या बुक्स में डिवाइडेड है। अब ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, इसको ध्यान से देखो। पहली बुक है मंजिल आबादी, जो इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में है। दूसरी है सिपाह आबादी, जो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करती है। तीसरी और हमारे इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मुल्क आबादी। इसमें फिस्कल सिस्टम और एम्पायर का सारा रेवेन्यू डेटा है। और आखिरी 2 बुक्स में इंडिया के रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस का जिक्र है। लेकिन एक अच्छे हिस्ट्री स्टूडेंट की तरह हमें अपने सोर्सेस को क्रिटिकली देखना भी जरूरी है। आइन-ए-अकबरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके टोटल्स में काफ़ी कैलकुलेशन एरर्स मिली हैं। सारा डेटा हर प्रोविंस से एक जैसा कलेक्ट नहीं किया गया। जैसे बंगाल और उड़ीसा के बारे में जानकारी काफ़ी कम है। और ज़्यादातर जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो इंपीरियल सेंटर यानी आगरा और उसके आसपास का है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक व्यू फ्रॉम द टॉप देता है, यानी स्टेट का पर्सपेक्टिव, ज़रूरी नहीं कि एक आम किसान का। तो चलिए एकदम क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा 16th और 17th सेंचुरी में पेजेंट लाइफ के बारे में, स्टेट का रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम करता था और कैसे एक छोटा सा गांव भी ग्लोबल ट्रेड से जुड़ा हुआ था। हमारे कीवर्ड्स हैं खुद कश्ता और पाही कश्ता, यानी 2 तरह के किसान, आमिल गुजार यानी रेवेन्यू कलेक्टर, श्रॉफ तो विलेज बैंकर, और आइन-ए-अकबरी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। देखो, आइन-ए-अकबरी हमें स्टेट का यानी ऊपर से नीचे देखने वालों का नजरिया बताती है। इसमें किसानों के बारे में तो लिखा है, पर ये किसानों ने खुद नहीं लिखा। तो क्या हम कभी ठीक से जान पाएंगे कि उस दौर का एक आम किसान, एक लैंडलेस मजदूर आखिर क्या सोचता था, क्या फील करता था? सोचिएगा जरूर।